आस्क राइट क्वेश्चंस, डू डीप नीड एनालिसिस। जब भी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आपके पास आए, आप उसके साथ पहली मीटिंग में बैठे हैं, सबसे गलत सवाल क्या होता है? आपका बजट क्या है? आप कब तक लेना चाहते हैं? आप इसको पूरा का पूरा अपने पैसे से लेंगे कि लोन से लेंगे? आप कच्चा पक्का क्या चाहते हैं? अरे ये तो हर गधा घोड़ा ब्रोकर पूछेगा है, ये तो छोटी नगरी गांव से लेके महानगर तक हर ब्रोकर पूछेगा। तो आपके सवाल किस तरीके के रहेंगे? सर मैं ना एक बार आपकी लाइफ स्टाइल को समझना चाहता हूँ। तो हो सकता है वो बताएगा कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, उठ के पार्क में जाता हूँ, मेरे घर के पास एक पार्क है, उसके बाद मैं 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ, उसके बाद मेरी वाइफ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो घूमने जाती है। तो अब आपको समझ आएगा बॉस इनको प्रोजेक्ट में पार्क चाहिए, आपको ये समझ आएगा इनको प्रोजेक्ट में कुछ खेलने की जगह चाहिए क्योंकि बंदा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है। अच्छा ये जल्दी ऑफिस चले जाता है और इसकी बीवी छोड़ने जाती है, तो इसका मतलब इसको पास में कोई ना कोई मेट्रो, कोई ना कोई बस स्टॉप, कोई तो भी ऐसी जगह चाहिए। ओके, यदि वो बोल रहा है कि मैं तो महीने में 15 दिन बाहर रहता हूं, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी लोकेशन पे इनको घर देना होगा जहां से कम्यूट करना इजी हो, जहां पर आसपास कम्युनिटी शॉप्स हो, जहां पर कोई भी चीज आसानी से खरीदी जा सकती हो, पास में कोई हॉस्पिटल हो। तो आपके सवाल उसकी लाइफ स्टाइल के इर्द गिर्द होना चाहिए और आप और आगे उनको ड्रीम्स में ले जा सकते हैं। सर ये जो नया घर आप खरीदने जा रहे हैं, ये ऐसे ही थोड़े दिन के लिए है कि यही मोटा मोटी आप एक परमानेंट घर मान रहे हैं? तो जिसने बोला कि परमानेंट घर मान रहा हूं, तो आप उससे अगला सवाल करेंगे, सर आज से 10-15 साल बाद इस घर में आप एक कैसी जीवन शैली चाहेंगे? आप मतलब कैसे टाइम बिताते हुए आनंद महसूस करेंगे? और आप बीच बीच में बोलेंगे भी, प्लीज सर आपको लग रहा होगा कि मेरे सवाल एक्स्ट्रा हैं, लेकिन यकीन कीजिए 10-15 मिनट मुझे समझने में लगेगा। उसके बाद में जो आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा वो एग्जैक्ट वो होगी जैसी आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ बेचना नहीं चाहता। समझिए मैं आपके साथ उसी घर में रह रहा हूं और हम उसी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, वैसा घर आपको दिलाना चाहता हूँ। थोड़े बहुत मेरे सवाल रहेंगे, प्लीज इनको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो वो शायद आपको बताएगा कि यार देखो मैं तो 10-12 साल में रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद रोज मैं कुछ वहाँ पे ओल्ड एज वाले लोगों का ग्रुप रहेगा, उनके साथ मस्ती करूँगा, फिर मैं रोज मंदिर जाके 1-1.5 घंटा पूजा पाठ करूँगा, मेरे को थोड़ा गार्डनिंग वार्डनिंग का शौक है तो वो मैं करूँगा, मेरे पोते वोतों के साथ खेलूँगा। तो मैं आपका सवाल, तो कितने लोग हैं सर आपके घर में? तो अपने आप बताएगा 2 बेटे हैं, बेटी है। तो अच्छा, और उनके कितने बच्चे हैं? तो वो बताएगा। तो आपको समझ आएगा कितनी बेडरूम की रिक्वायरमेंट है। क्या वो आपके साथ ही रहेंगे हमेशा? मतलब आप अपनी कल्पनाओं में एक संयुक्त परिवार को देखते हैं, अरे हम तो बुढ़ापे तक एक साथ ही रहेंगे यार, हमारे घर में संयुक्त परिवार चल रहा है। तो आपको समझ आएगा बॉस इसको तो 5 बेडरूम का चाहिए, इसको तो 6 बेडरूम का चाहिए। फिर मान लीजिए उनके साथ वाईफाई भी, क्योंकि घर का डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन होता है। ऑफिस पे भी इसी तरीके से दूसरी बात करेंगे। तो आप वाइफ से पूछेंगे कि दीदी भाभी आप कैसा जीवन चाहते हैं, मतलब नया घर आपको कैसा चाहिए? तो हो सकता है वो बोलेगी मेरे को ना चारों तरफ से सनलाइट चाहिए, मेरे किचन में ना खूब नेचुरल लाइट आनी चाहिए, और मेरे को एक बालकनी चाहिए जहां पर मैं छोटा सा किचन गार्डन उगा सकूं, घर के लिए कुछ उगा सकूं। मेरे को ग्रीनरी का बहुत शौक है, मैं कुछ फ्लावर्स लगा सकूं, ये सब मेरे को बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए। मुझे ना बड़े बड़े कमरे चाहिए, छोटा कमरा हमको अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में कम से कम 3 बाथरूम होने, हमारे घर में ना पूजा रूम होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सासू माँ है वो 1.5 घंटा पूजा करती है। आप धीरे धीरे उसका हिस्सा बन गए। वो कैसे जिएगा, वो कैसे उठेगा, वो कैसे सोएगा, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक, आप उसकी स्टेटस को जज कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इसको क्लब हाउस वाला घर देना है या बिना क्लब हाउस वाला घर देना है। और सबसे बड़ी बात, इतनी सारी बात करते करते इन बातों में से उसका एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल बजट आपको पता चलेगा, जो कि कई बार मुंह से आदमी नहीं बोलता। तो किसी भी व्यक्ति को कभी गलती से भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट मत भेजिए, सीधा सीधा व्हाट्सएप मत भेजिए, सीधा सीधा सेल्स पे मत आइए, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू और इज्जत दोनों भी क्रिएट नहीं होती। आप सिर्फ एक बेचू ब्रोकर रह जाते हैं, जिसको पहले दलाल बोला जाता था। ठीक, और हर फील्ड में दलाल होते हैं, लेकिन अब दलाल भी खुद को दलाल नहीं बोलना चाहते। वो क्या बोलते हैं? हमको रियल एस्टेट एडवाइजर बोलिए, हमको रियल्टर बोलिए। तो ये सब शब्द सुनने के लिए एक्चुअली आपको सामने वाले को ऐसा महसूस कराना होगा। तो यदि आपकी एक एलीट पर्सनैलिटी होती है,
आप किसी भी कस्टमर को डायरेक्ट प्रोजेक्ट देने के पहले उसका नीड एनालिसिस करते हैं, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य को गहराई से नापते हैं, जो वो बता रहा है उसको भी सुनते हैं और वो जो नहीं बता रहा है उसको निकलवाते हैं, और उसके बाद जब आप सेल्स में उतरते हैं आपका कन्वर्जन रेशियो ताबड़तोड़ होगा। और आपको एक बात बता दूं, कितने ही ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको मल्टीपल ब्रोकर सेल करते हैं, लेकिन जब फाइनल उसको डिसीजन मेकिंग करना होगा ना, वो कई ब्रोकर से समझ लेगा। प्राइस का बहुत बड़ा झोल नहीं हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज यदि प्राइस मिलता जुलता रहा तो वो आपके साथ काम करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक ब्रोकर के रूप में प्रभावित किया और आप उसको परिवार के एक सदस्य की तरह लगे। यार रियल एस्टेट है ना, विषय ऐसा है, बोलते जाओ बोलते जाओ। चलिए आज का यहीं रोकते हैं, पहले इसको अप्लाई करो और पैसे बनाओ, तब अगली बार अपने आप मुझे ढूंढते हुए आओगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।